मित्रों नमस्कार। पुराने ज़माने में जब पूरी दुनिया में राजतंत्र था तो राजा जो ही हारता था तो पूरा राष्ट्र, पूरी जनता हार जाती थी। इसका कारण ये था कि जो राष्ट्र की पूरी संपत्ति होती थी वो एकमात्र राजा की होती थी, और ज्यों ही राजा पराजित होता था तो पूरी प्रजा पराजित हो जाती थी, पूरी संपत्ति एनिमी की हो जाती थी, दुश्मन राष्ट्र की या दुश्मन राजा की हो जाती थी। यही कुछ स्थिति आज हमारे लोकतंत्र में भी हो रही है, और संभवतः इसीलिए राजतंत्र टूटा भी। राजतंत्र को जगह जगह जो है लोगों ने तोड़ा और प्रजातंत्र की स्थापना हुई, लोकतंत्र की स्थापना हुई। आज अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में भी पूंजी का ऐसा केंद्रीकरण किया गया है जानबूझ के। मैं सिर्फ इसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि अदानी के इस बड़ी ग्रोथ के चलते सिर्फ ऐसा हुआ है। ये दशकों से इस देश में होता रहा है, कई दशकों से इस देश में हो रहा है कि पूंजी का केंद्रीकरण होता रहा है, और इसमें कहीं न कहीं जो भी राजनीतिक दल सत्ता में रहे हैं उनकी भागीदारी रही है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि मिल बांट के खाने की एक परंपरा सी विकसित हो गई है इस देश में। और अगर आप अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो पर्दे के पीछे से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की जो भी सरकारें रही हैं वो पूंजीपति घरानों से प्रभावित रही हैं। आप अगर एक एग्जाम्पल देखिए तो आपको आश्चर्य होगा कि लोकतंत्र के रहते हुए भी भारत की 40% संपत्ति, यानी पूरे राष्ट्र की 40% संपत्ति सिर्फ देश के 1% लोगों के पास है। कैन यू बिलीव इट? ये अनबिलीवेबल है। ये एक लूट है जिस लूट को हम नहीं देख पा रहे हैं, एक आम आदमी नहीं देख पा रहा है, क्योंकि हमें जानबूझ के जो है शिक्षित रखा गया है और जाति धर्म के नाम पे लड़ा के रखा गया है ताकि हम इस लूट को न देख पाएं। ये अनबिलीवेबल है कि लोकतंत्र में राष्ट्र की 40% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास हो। और उससे भी बड़ी विडंबना आप देखिए कि मात्र 9 पूंजीपति घराने हैं इस देश के, 9 घराने हैं जिनके पास आधी आबादी के बराबर जो है संपत्ति है। यानी कि जितनी संपत्ति देश के आधी आबादी मतलब करीब 65 करोड़ लोगों के पास है, उतनी संपत्ति सिर्फ 9 लोगों के पास है। 65 करोड़ वर्सेस 9 पीपल इन इंडिया, यू नो, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। मैं तो इसको विश्वास नहीं कर सकता हूँ। जब से मैंने इन चीज़ों का अध्ययन करना शुरू किया है मुझे समझ नहीं आता है कि हम किस प्रकार के लोग हैं, हम कैसे हैं। हमें सरेआम लूटा जा रहा है, हमें पल पल लूटा जा रहा है, हमें लगातार लूटा जा रहा है इन राजनीतिज्ञों द्वारा, इन पूंजीपतियों द्वारा, इनके कह सकते हैं कि इनके नेक्सस द्वारा। और हम खामोश इनके बहकावे में आके धर्म और जाति के नाम पे लगातार लड़ रहे हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। हिंदू कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं, मुसलमान कह रहा है हम श्रेष्ठ हैं। सब लोग अपनी श्रेष्ठता की लड़ाई लड़ रहे हैं मूर्खतापूर्ण ढंग से, भेड़ की तरह। और ये चंद प्रतिशत लोग ऐश कर रहे हैं हमारे पैसों पे, हमारे टैक्स के पैसों पे, हमारी पूंजी पे। तो आज मैं एज एग्जाम्पल अडानी को लूंगा। एक अडानी के चलते क्या देश की अर्थव्यवस्था डूबने वाली है? क्या देश का सबसे प्रतिष्ठित संस्थान LIC भी डूबने वाला है? क्या SBI भी डूब जाएगा? LIC और SBI ने ढेर सारा पैसा अडानी ग्रुप में लगा रखा है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 दिनों से हिंडनबर्ग, एक अमेरिकी रिसर्च संस्था है, उसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि जो अडानी ग्रुप की कंपनियां हैं इनके जानबूझकर फर्जीवाड़ा करके, षड्यंत्र करके इन्होंने अपने शेयर को ओवर वैल्यूड कराया है। ओवर वैल्यूड मतलब 85% तक ओवर वैल्यूड है। यानी कि अडानी की अगर कोई संपत्ति 1 रुपए की दिखाई जा रही है आज के डेट में, तो उसकी असल कीमत सिर्फ 15 पैसे है। 85% जो है इसको फर्जी ढंग से बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। और उसी नाम पे जो है इन्होंने भारत के बैंकों से ढेर सारा लोन ले रखा है। लगभग 2.5 लाख करोड़ कर्ज इन्होंने ले रखा है एक व्यक्ति ने। एक व्यक्ति के पास देश के बैंकों का 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर्ज है। अब अगर यह व्यक्ति डूबता है, अब जो मैं कह रहा हूं कि
जो मैंने शुरुआत की है कि अगर राजा हारता है तो पूरी प्रजा हार जाती है, पूरा राष्ट्र हार जाता है। अगर आप पूंजी को केंद्रित कर देंगे इस ढंग से, जैसे अडानी की आज स्थिति है कि पिछले 3 कारोबारी सत्र में उनकी कुल संपत्ति 5.5 लाख करोड़ घट गई है। यानी कि वो दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे और 3 से 4 दिनों में वो दुनिया के 15वें व्यक्ति पे आ गए हैं। यानी 13 पदान जो है वो नीचे गिरे हैं, 12 पदान वो नीचे गिरे हैं। तो अगर अडानी का साम्राज्य जो षड्यंत्र पे, जो इस नेक्सस पे खड़ा है, जैसा कि आरोप हिंडनबर्ग एजेंसी लगा रही है, हिंडनबर्ग एजेंसी ने अडानी जी से करीब 80 प्रश्न किए हैं कि क्या कारण है कि ये चीज़ें हुई हैं आपकी कंपनी में, और जो रिपोर्ट अभी तक की है कि अडानी जी उनके प्रश्नों का सही से उत्तर नहीं दे पाए। अडानी एंड कंपनी, अडानी ग्रुप के लोग जो भी हैं, जो भी इसे संचालित करते हैं, जो भी इसके कर्ता धर्ता हैं, वो उस हिंडन ग्रुप एजेंसी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अंदाजा लगाइए आप कि आधी आबादी के पास जितना पैसा है उतना पैसा अगर आपके देश के 9 लोगों में है और ये 9 लोग डूब जाते हैं तो इस देश का क्या होगा, कैसे देश चलेगा। इसीलिए मैं हमेशा, मेरा कुल वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि पूंजी का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। पूंजी, जैसे सत्ता का विकेंद्रीकरण इस देश में किया गया, वैसे ही पूंजी का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि किसी एक व्यक्ति के पास, आप याद करिए जमींदारी प्रथा, जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके पास ढेर सारी ज़मीनें, या कह सकते हैं कि क्षेत्र की सारी ज़मीनें हुआ करती थी। लेकिन जगह जगह पे इस जमींदारी प्रथा को तोड़ा गया और एक सीमा निर्धारित की गई कि किसी एक व्यक्ति के पास अधिक से अधिक कितनी ज़मीनें रह सकती हैं। तो क्या हम इसी तरह का कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि किसी एक व्यवसायी के पास देश की कितनी संपत्ति हो सकती है? आप किन्हीं 2, 4, 5, 10 लोगों को, 1% लोगों को देश की पूरी संपत्ति दे देंगे। अगर ये भाग गए, अगर ये दिवालिया हो गए, तो इसका मतलब पूरा राष्ट्र दिवालिया हो जाएगा। आज अडानी कंपनियों के शेयर जिस ढंग से गिर रहे हैं तेजी से, ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी कीमत, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इस देश को, भारी से भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर अडानी का साम्राज्य ढह गया तो आपका स्टेट बैंक ढह जाएगा, आपके LIC ढह जाएंगे, ऐसी तमाम एजेंसियां हैं जो ढह जाएंगी और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी एक बार फिर से। और सबसे बड़ी सोचने की बात यह है कि कल बजट आया है, कल देश का जो है 2023-2024 का बजट आया है। और मैं कहूँगा कि बजट कुल मिला के संतुलित बजट है। नो डाउट कि ये संतुलित बजट है, सबका इसमें ख्याल रखा गया है, उच्च वर्ग से लेके निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और भारतीय किसानों का भी ख्याल रखा गया है। लेकिन अगर आप देखें तो इतना पॉजिटिव बजट आने के बाद भी शेयर मार्केट धड़धड़ा के गिर रही है, धड़ाम हो रही है, सिर्फ एक व्यक्ति के चलते, सिर्फ अडानी के चलते। अडानी के सारे शेयर्स तेजी से गिर रहे हैं, जिसका खामियाजा पूरा शेयर मार्केट उठा रहा है और शेयर मार्केट में निवेश करने वाले सारे लोग उठा रहे हैं। इवन मैं भी एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैं भी शेयर मार्केट में थोड़ा सा पैसा लगाता हूँ और कल से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि पूंजी का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। हमको धर्म और जाति के जिस अंधेरे में रखा गया है, धर्म और जाति की जो अफीम चटा के हमें नशे में रखा गया, उस नशे से अगर हम आज़ाद नहीं हुए तो हमारे बच्चे गुलाम हो जाएंगे। आप मान के चलिए कि आने वाले समय में सिर्फ 2 ही वर्ग होगा इस देश में। एक होंगे 1% जो पूंजीपति हैं वो ओनर होंगे, और बाकी 99% जो जनता होगी आप नौकर होंगे। इसको याद रखिए। अगर आप अपने बच्चों को नौकर बनाना चाहते हैं तो सोए रहिए जाति और धर्म का चादर ओढ़ के, अन्यथा फेंकिए जाति और धर्म के काली पट्टी जो आपकी आंखों पे लगी है, जिस चादर से ढक के आप बैठे हुए, उसे फेंकिए, बाहर निकलिए, आवाज़ उठाइए, पूछिए कि ऐसा क्यों जो है सिर्फ 1% लोगों के पास देश की इतनी अधिक संपत्ति है। उस पर भी आप देखिए, कल वित्त मंत्री के भाषण को मैं देख रहा था। भाषण में उन्होंने कहा कि देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, काफ़ी अच्छी हो गई है। अरे मैं पूछता हूँ वित्त मंत्री जी से कि देश की प्रति व्यक्ति आय
का कैलकुलेशन कैसे आप करती हैं? वो तो संपूर्ण पूंजी पे कैलकुलेशन होता है ना। तो आम जनता जिसके पास कुछ है ही नहीं, तो ये तो आय बढ़ी उन्हीं की जिनके पास 50% संपत्ति है देश की। उन नौ अरबपतियों खरबपतियों की आय ही तो बढ़ी जिनके पास देश की आधी संपत्ति है। तो इस ढंग के बहकावे से बचें आप लोग और गहराई से चिंतन करें। आपका देश है, आपका पैसा है, आपकी पूंजी है। अपने देश को अगर बचाना है तो आवाज़ उठाइए। ये जो कह सकते हैं पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, वो किसी भी हाल में राष्ट्र हित में नहीं है, किसी भी हाल में राष्ट्र हित में नहीं है। हम सबको इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम सबको अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। जो हमारे आंखों पे जो है धर्म जाति की पट्टी पड़ी है, जो धर्मान्धता की कट्टरता की पट्टी बंधी है, उससे बाहर निकलना होगा। अन्यथा जो मैं कह रहा हूँ कि हम आपके बच्चे नौकर बन के रह जाएंगे इस देश में। इस देश के नागरिक रहते हुए इस देश के पूंजीपतियों के नौकर बन के रह जाएंगे। तो जागिए, बस मेरा यही संदेश था। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आंखें खोलिए और पूछिए सरकारों से, जो पिछली सरकारें थी उनसे भी पूछिए कि आपके कार्यकाल में ऐसा कैसे हुआ। और 2014 के बाद जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, जो दावा करते हैं कि वो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं, उनसे भी पूछिए कि अडानी की संपत्ति इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। और अडानी अगर ढह रहा है, अगर वो ढह जाएगा तो इसकी कीमत कौन चुकाएगा? ये आपका पैसा है जो LIC में है, जो आपका पैसा है जो SBI में है। अगर SBI डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, LIC डूबेगा तो आप भी डूबेंगे, हम भी डूबेंगे, सब लोग डूबेंगे। तो देश को बचाइए। देश को बचाना है तो इन ठग राजनेताओं से बचिए, इन राजनीतिक दलों से बचिए। मैं बार बार कहता हूं कि स्वतंत्र मतदाता बनिए, राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्यता से दूर हटिए। अगर आप राजनीतिक पार्टियों के सक्रिय सदस्य जाति धर्म आदि के नाम पे रहेंगे तो आप कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए अगर निष्पक्ष होकर आवाज़ उठानी है, निष्पक्ष होकर देखना है देश में क्या हो रहा है, तो हम सभी को जो है ये सक्रिय सदस्यता की जो बीमारी है इससे बाहर निकलना होगा। एक निष्पक्ष नागरिक की तरह देखना होगा कि कौन सरकार है जो वास्तव में आपके हित में काम कर रही है और कौन लोग हैं जो आपको ठग रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। असल उनका मकसद कुछ और है और दिखा कुछ और है। हिंडनबर्ग ने यह भी आरोप लगाया है कि तिरंगा ओढ़ के ये जो अडानियन ग्रुप है, अडानियन गैंग मैं इसको कहता हूँ, ये गैंग ही एक तरह की फाइनेंशियल क्राइम करने वाली ये गैंग है। ये गैंग देश को लूट रही है। और सबसे बड़ी विडंबना अगर आप देखेंगे तो अडानी ग्रुप के कोई अधिकारी थे, वो जब पब्लिक में आए हिंडनबर्ग के आरोप के बाद, तो उनके पीछे वैसे ही तिरंगा था जैसे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पीछे होता है। मतलब वो अपने बयान को राष्ट्रवाद से जोड़ रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत सरकार जो है बयान दे रही है कि ये जो है एजेंसी का षड्यंत्र है अडानी के विरुद्ध। मानते हैं, चलिए अगर षड्यंत्र ही है तो आप अर्थव्यवस्था को ऐसे क्यों बना रहे हैं? आप क्यों कुछ लोगों के हाथ में पूरी पूंजी दे रहे हैं कि षड्यंत्र करके अगर कोई विदेशी ताकत उनको गिरा दे तो आपका पूरा देश गिर जाए? आप उस पूंजी को विकेंद्रित करिए, अधिक से अधिक लोगों के हाथों में जाने दीजिए, ताकि कोई एक दो अगर गिर भी जाए तो बाकी लोग बचे रहे उठने और उठाने के लिए इस देश को। तो मेरी इस देश की सरकार से भी ये, मोदी जी अगर अपने आप को सच में राष्ट्रभक्त कहते हैं तो उनसे भी मेरी अपील है कि इस पे चिंतन करिए, गंभीरता से चिंतन करिए। ये जो अर्थनीति है ये गलत है, देश को गलत दिशा में ले जा रही है, देश को खाई की तरफ ले जा रही है, गहरी खाई की तरफ, अंधी खाई की तरफ, जहां अगर हालात बिगड़े तो फिर आज हम जो पाकिस्तान पे हंस रहे हैं वो दुनिया हम पे भी हंसेगी। तो जागरूक बनिए, आप सब लोग जागरूक बनिए, इसी में भलाई है हम सबकी। अन्यथा ये नेताओं और ये पूंजीपतियों का जो नेक्सस है ये देश को लूट खा रहा है और लूट खाएगा, दीमक की तरह ये चाट जाएंगे। जब तक आपको एहसास होगा ये देश को बर्बाद कर चुके होंगे। आवाज उठाइए, जागिए। विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता का भी और पूंजी का भी। देश के संसाधनों पे हम सबका उतना ही अधिकार है जितना कि अडानी और अंबानी का है। तो इस संसाधनों में हम सबका योगदान होना चाहिए। हम सबको अवसर मिलना चाहिए कि हम जो है इस संसाधनों के थ्रू जो है देश की उन्नति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। तो नमस्कार, सोचिए जरूर, जागिए जरूर। सोएंगे तो ये नेता और ये जो है पूंजीपति, चंद पूंजीपति, ये देश को फिर से गुलाम बना देंगे और हम अपने इन्हीं पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे और नौकर की तरह
जीने के लिए विवश हो जाएंगे, अपने ही देश में, अपने ही घर में नौकर बन के रह जाएंगे, गुलाम बन के रह जाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।